Good morning, students. Class 7 Science. We have discussed the chapter respiration. In respiration, in this chapter, we have already discussed the external respiration and internal respiration. After that, we have discussed about the respiration in plant. पौधों में रेस्पिरेशन कैसे होता है? पत्तियों के द्वारा. पत्तियों में जो स्मॉल पोर होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, उनसे वो रेस्पिरेशन करते हैं. ठीक है, उससे वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. और पौधों में जो स्टार्च होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी देता है और CO2 और वाटर रिलीज़ करता है. फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन. रेस्पिरेशन इन ह्यूमन में हमने ये इस स्ट्रक्चर को देखा था कि किस तरह से हम अपने नोज़ से एयर लेते हैं. ठीक है, सांस लेते हैं और वो सांस हमारे फेफड़ों में जा कर के एयर जो है वो हमारे फेफड़ों में जाके ट्रैप हो जाती है, ऑक्सीजन ट्रैप हो जाती है और ब्लड जो है उसे कैरी करता है और कैरी करके उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में सेल तक लेके जाता है. जो पूरा पैसेज है वो पूरा एयर पैसेज वो इस तरह से चलता है. नोज से जो एयर है वो नेज़ल कैविटी में जाती है. नेज़ल कैविटी से लैरिंग्स से ट्रैकिया से ब्रोंकाई से लंग्स, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वोलाई. ये अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स के नेम हैं जिससे होते हुए फाइनली जो एयर है वो एल्वोलाई को अगर हम देखेंगे तो ये लंग्स के छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे एल्वोलाई कहा जाता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन भरी होती है. तो ये ऑक्सीजन फिर ब्लड के साथ मिल करके ये पूरे सेल के अंदर चला जाता है और वहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट शुरू होता है जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन में हम देख रहे हैं किस तरह से जो HB हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन लंग्स से चलता है और सेल तक पहुंच जाता है. और सेल पे जाने के बाद ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन सारे ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है और यहाँ से CO2 को कैरी कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ला करके फिर से लंग्स में ये छोड़ देता है. तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन कॉन्टीन्यूअस चलता रहता है और इस सेलुलर रेस्पिरेशन से सेल के अंदर जब ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो सेल क्या करता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है, ऑक्सीडेशन करता है. ऑक्सीडेशन प्रोसेस में CO2 और वाटर रिलीज़ होती है और जिससे हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है, ऑल दीज प्रोसेस आर हैपन इन द सेलुलर स्टेज. उसके बाद हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन इन अदर, ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स. जो अदर एनिमल्स हैं उनमें ब्रीदिंग कैसे होती है. तो अदर एनिमल्स के ब्रीदिंग के केस में हमने सबसे पहले इंसेक्ट के बारे में डिस्कस किया था. इंसेक्ट जो होते हैं इनके अंदर ब्रीदिंग के लिए ये ब्रीदिंग नोज़ से नहीं करते. दे डू नॉट हैज़ नोज़, लंग्स, ट्रैकिया, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं. इनमें क्या होते हैं, बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर होते हैं ये स्पाइरकल्स कहते हैं. स्पाइरकल्स जो है वो गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं. स्पाइरकल्स से गैस सिंपल डिफ्यूजन मेथड से ट्रैकियल सिस्टम में आ जाती है और ट्रैकियल सिस्टम से होते हुए ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच जाता है और इसी ट्रैकियल सिस्टम से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वापस आती है, रिटर्न आती है और स्पाइरकल से होते हुए वो वापस निकल जाती है. तो इस तरह का मैकेनिज़्म हम इंसेक्ट में देखने को हमें मिलता है. फिर दूसरा मैकेनिज़्म हम देखें ब्रीदिंग का, ब्रीदिंग इन अमीबा. In cellular organisms like amoeba and paramecium, exchange of gases or breathing takes place by the simple diffusion through the porous cell membrane. जो स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा होता है जिसमें कि उसकी सेल वॉल से ये. नेक्स्ट एनिमल इज़ अर्थवर्म. Earthworm breathe through their moist skin. Gases exchange takes place directly there. The earthworm body has to stay moist and slimy because it allows oxygen to diffuse from air through the skin. Earthworm takes in oxygen directly through the skin and give off carbon dioxide the same way. अर्थवर्म हमने अक्सर केंचुआ देखा होगा. केंचुए का जो शरीर होता है वो हमेशा नम होता है या गीला होता है. इसका कारण ये है कि वो जो गैसियस एक्सचेंज है या ब्रीदिंग है, ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को बाहर निकालना, इस प्रोसेस को वो अपने स्किन के द्वारा करता है. इसकी स्किन जो है वो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है और वहाँ से सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा
जो ऑक्सीजन है वो अंदर की तरफ बॉडी में आ जाती है और जो CO2 है वो बाहर निकल जाता है। जैसा सेम मैकेनिज़्म हमने यहाँ पे अमीबा के लिए देखा था। अमीबा में भी क्या हो रहा था, सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली डिफ्यूजन मेथड के द्वारा ऑक्सीजन अंदर आ जा रही थी और CO2 बाहर चला जा रहा था। तो वैसा ही सेम मैकेनिज़्म हम अर्थवर्म में भी देख सकते हैं। अर्थवर्म में भी इसके स्किन से ही डायरेक्टली जो ऑक्सीजन है वो इनहेल कर ली जाती है और CO2 को एक्सपेल आउट कर लिया जाता है। ठीक है। ब्रीदिंग इन फ्रॉग, over 50% of the respiration are in adult frog takes place through the skin। मेंढक में, फ्रॉग के केस में 50% जो रेस्पिरेशन है वो उसके स्किन के द्वारा कर लिया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड क्यूटिनस रेस्पिरेशन। क्यूटिन ये ऊपरी लेयर को कहते हैं, बॉडी स्किन को कहते हैं। तो क्यूटिन के द्वारा 50% रेस्पिरेशन कर लिया जाता है। मोस्ट CO2 इज़ एक्सहेल्ड थ्रू द स्किन एंड मोस्ट ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन। Except during the breeding season when the lungs absorb more oxygen, the skin is thin and had blood vessels and capillaries close to the surface. Frog always have moist skin due to the glands which produce mucus across the skin। मेंढक के स्किन पे हमने देखा होगा हमेशा वो स्किन मॉइस्ट रहती है, नम रहती है और चिपचिपी रहती है। इसका कारण ये है कि उसके स्किन में ग्लैंड पाई जाती हैं, ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो म्यूकस सीक्रीट करती हैं, जिससे वो आसानी से ब्रीद कर सकता है, गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है। दिस मॉइस्चर अलाउ द ऑक्सीजन इन द एयर टू बी एब्जॉर्ब इनटू द स्किन। और ये जो मॉइस्ट स्किन होती है ये ऑक्सीजन को अलाउ करती है, ऑक्सीजन को ट्रैप करने का काम करती है, जिससे वो ब्रीदिंग कर सकता है। ड्यूरिंग हार्बेनाइजेशन एंड एस्टिवेशन, दिस इज़ ओनली फ्रॉम रेस्पिरेशन दे यूज़। हार्बनाइजेशन प्रोसेस और एस्टिवेशन प्रोसेस में ये रेस्पिरेशन का मेथड वो यूज़ करते हैं। Tadpole have a tiny external gills flap that extract oxygen from water। टैडपोल में छोटे जब मेंढक बच्चे के रूप में होता है, छोटे इस बेबी के रूप में फॉर्म में होता है, तो उसे टैडपोल कहते हैं। बिकॉज दे हैव द टेल, क्योंकि मेंढक के बच्चे पे छोटा सा पूंछ भी होता है, जिसे इस फॉर्म को हम टैडपोल कहते हैं। टैडपोल के पास गिल्स होते हैं। ठीक है। जैसे मछलियों में गलफड़े होते हैं वैसे इसके अंदर भी गिल्स पाए जाते हैं। और ये वाटर से, क्योंकि ये पानी के अंदर पाया जाता है, तो पानी में रहने के कारण इसके अंदर गिल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जिससे वो ब्रीदिंग कर सकते हैं। टैडपोल ओपन देयर माउथ एज दे स्विम एंड टेक्स वाटर इन। टैडपोल पानी में तैरते हुए पानी को पी जाता है, जिससे जो वाटर है वो उसके बॉडी में चला जाता है। ठीक है। और जिसके द्वारा वो क्या करता है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन को वो ट्रैप कर लेता है। एज द माउथ क्लोज मसल्स ट्रांसफ़र द वाटर टू द गिल्स। जैसे वो अपने मुंह को बंद करता है तो उसके मुंह का जो पानी है वो गिल्स में चला जाता है। और यहाँ पे थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड लैमिली, लैमिली एक पतली मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। जिसके द्वारा ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं और वाटर को छान करके बाहर निकाल देते हैं। वाटर फ्रॉम द वाटर विच टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर वेयर इट इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। Tadpoles can also rise up to the surface and gulp oxygen from the air। टैडपोल डायरेक्टली एयर से भी ऑक्सीजन ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है। इस मेथड के द्वारा भी उनके पास अवेलेबल रहता है। द टैडपोल्स मैच्योर एंड द गिल्स आर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी एज अदर रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप। जब टैडपोल बड़ा होने लगता है, ये जो गिल है वो दूसरे बॉडी स्ट्रक्चर्स में बदल जाता है, वो गिल्स के फॉर्म में नहीं रह जाता। ठीक है। ब्रीदिंग इन फिश यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कॉल्ड गिल्स। मछलियों में अक्सर हमने देखा होगा, मछलियों के साइड में ऑपरकुलम होता है। ऑपरकुलम के ठीक नीचे हम देखेंगे तो वहाँ पे गिल्स होते हैं। ठीक है। जिसे हम गिल्स को गलफड़े के नाम से भी जानते हैं। तो गिल्स जो होते हैं ये वाटर के अंदर जो वाटर एनिमल्स हैं उनमें ब्रीदिंग करने का मैकेनिज़्म होता है। जैसे हमें ऑक्सीजन हवा से लेनी होती है, तो हमारे जो लंग्स हैं वो हवा से ऑक्सीजन को ट्रैप कर सकते हैं। ठीक वैसे ही पानी से ऑक्सीजन को अगर ट्रैप करना हो या पानी से ऑक्सीजन को निकालना हो तो वहाँ पे गिल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। ठीक है। गिल्स मैकेनिज़्म वहाँ पे काम करेगा। तो इसके साथ ही ये आपका जो चैप्टर है
ये यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, ठीक है। और हम इसकी एक्सरसाइज आज यहाँ पे क्लोज़ करेंगे।